स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम 8, 9 और 10 जनवरी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, आई एम स्टिल हियर, हैक्स, सोगन या द ब्रूट लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द ब्रूट लिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूट लिस्ट ने जीता है। इसमें और देख लेते हैं। तो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता ड्रामा फीचर में? तो द ब्रूट लिस्ट अ कंप्लीट अननोन ने जीता। एक्टर इन अ मोशन पिक्चर किसने जीता? एड्रियन ब्रोडी ने जीता। ये इनका काम जो इन्होंने द ब्रूट लिस्ट में किया है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर, ये फर्निंडा टोरेस को मिला है। आई एम स्टिल हियर के लिए, आई एम स्टिल हियर इनकी मूवी होगी, उसके लिए इनको फर्निंडा टोरेस को मिला है एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर में। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में किसको मिला है? तो ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है, उनकी पिक्चर द ब्रूट लिस्ट के लिए। अब बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, भारत की तरफ से पायल कपड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की तरफ से पायल कपड़िया हैं, उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1959 में, जो कि 16वां था, इसमें वी शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ के लिए पुरस्कार जीता था। 2023 में बात करें रिसेंटली, तो जो कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुआ था, इसमें एम किरावानी ने उनके गाने नाटू नाटू, जो कि RRR मूवी में दर्शाया गया था, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। जब अवार्ड्स की बात हुई है तो 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला 2022 में? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला। सेंट जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला? राधिका सेन को मिला। 100 पुरस्कार, जिसको पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, तो ये किसको मिला? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, ये रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का, जिसको हम कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये किसको मिला? एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये किसको मिला? जेनी एप्पनबेक को मिला था, उनकी किताब कैरोस के लिए। इसको ट्रांसलेट किसने किया था? माइकल हॉफमैन ने किया था। विटली गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, 2024 के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो असम से संबंध रखती हैं। 2024 का लच्चू महाराज पुरस्कार, ये किसको मिला? पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये आलोक शुक्ल को मिला, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं। KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा को मिला था, और 2023 ये बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024, ये किसको मिला? मोहम्मद सलेम को मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार, ये पावोलेरी सुब्बाराव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का किसको मिला? अमिताभ बच्चन को मिला। एबल पुरस्कार, जिसको गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये माइकल टेलरग्रेन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2025 में 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो जो आने वाली फरवरी है 2025 में, उसमें 15वें संस्करण की बात हो रही है। एरो इंडिया का 15वां संस्करण 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि या पणजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका कार्यक्रम होगा, एरो इंडिया का 15वां संस्करण। इसके बारे में और जान लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 कहाँ पर होगा? तो वायु सेना स्टेशन, यह हलंका, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा। 15वां संस्करण है ये। 10 से 14 फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण कब हुआ था इसका? तो 1996 में हुआ था। पिछला जो संस्करण हुआ था 14वां, वो कहाँ पर हुआ था? वो भी यही स्थान पर हुआ था। थीम क्या है इसकी? तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अब रनवे क्या होता है? जहाँ पर से प्लेन उड़ान भरता है उसी को रनवे कहते हैं। तो इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एयर चीफ मार्शल की कहें तो वो कौन है? हमारे अमरप्रीत सिंह हैं। एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब की बार कहाँ मनाया गया? चेन्नई में मनाया गया। अब देख लेते हैं बेंगलुरु किन बातों से चर्चा में रहा है। तो बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। बेंगलुरु में ही पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई। बेंगलुरु में क्या बनेगा? तो बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे लाइन बनेगी, जो कि इसकी लंबाई 287 किलोमीटर होगी। अभी सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग कहाँ पर है? चेन्नई में। बट जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कहाँ पर तैयार होगा? बेंगलुरु में होगा सबसे लंबा बड़ा सर्कुलर रेलवे।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनकर तैयार हुआ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको हम आर्ट पार्क कहते हैं, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, जिसको हम एक्वेरियम कहते हैं, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर, देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर, ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD जो ड्रोन है, इसका अनावरण कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ पर खोला गया? तो ये कहाँ पर खोला गया? पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में खोला गया। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा, जिसकी ऊंचाई 250 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI के नए सचिव बने हैं, इनका नाम क्या है? ऑप्शन है सम्मी सिल्वा, देवजीत सैकिया, जय साहा या विपुल कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवजीत सैकिया। तो हाल ही में BCCI के नए सचिव घोषित किए गए हैं देवजीत सैकिया। अब बात कर लेते हैं BCCI की। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी BCCI की? तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कभी हुई थी? 1928 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बेनी है। सचिव हमने देख लिया, देवजीत सैकिया को बना दिया गया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो RE ग्रांट गोवन थे। अब और देख लेते हैं, एंटी करप्शन यूनिट चीफ कौन बने? शरद कुमार बने हैं। उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया। ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI, ये किसकी किताब है? तो रत्नाकर शेट्टी की किताब है। ये कुछ फैक्ट्स थे, वो भी हमने देख लिए। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो साधना सक्सेना नायर बनी। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? साधना सक्सेना नायर बनी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो सतीश कुमार बने हैं, याद रखेंगे। मनोज मित्तल ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए CMD बने हैं। मनोज मित्तल सिडबी के नए CMD बने। रॉबर्ट J रवि ये BSNL के नए CMD बने हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? MV श्रेयस कुमार बने। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? आरती सरीन बनी। इंडिया एयरफोर्स के वाइस चीफ जो बने वो कौन बने? सुजीत पुष्पाकर धारकर बने। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कलिकेश सिंह देव बने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यह त्यौहार जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जल्लीकट्टू एक फेमस त्यौहार है तमिलनाडु का। इसमें क्या होता है, एक बैल होता है, बैल के जो कुब होता है उस पर एक उसके सिर पर एक हांडी बांधी जाती है, बैल के सिर पर एक हांडी बांधी जाती है। तो अब एक व्यक्ति को उस बैल को कंट्रोल करना होता है उसके कुब को पकड़कर, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर जो हांडी बंधी होती है उसको खोलना होता है। कहा जाता है इसमें पशुओं को हानि पहुंचती है, इस वजह से इसके पीछे केसेस वगैरह भी फाइल होती हैं कि एक तरीके से पशुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, यानी कि पशुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इन कारणों से ये चर्चा में रहते हैं। तो आपको याद रखना है। एक ऐसी सेम तो नहीं, कंबाला भैंसों की रेस होती है, वो कहाँ पर होती है उसका भी याद रखना। कंबाला भैंस की रेस कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है। ये दोनों बहुत चर्चा में रहते हैं, ये याद रखने आपको। अब कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा करवाया गया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा करवाया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, गुरुग्राम हरियाणा में है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? तो सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। उद्घाटन किसने किया था इसका? तो माननीय प्रेसिडेंट जी ने किया था इसका उद्घाटन। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ। ये एक संगीत समारोह है। जल जागर महोत्सव ये कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। कर्मा पूजा फेस्टिवल ये झारखंड की बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये याद रखना। अलाई बलाई महोत्सव ये तेलंगाना का फेमस त्यौहार है। लामलाई मणिपुर का है। कटी बिहू तो असम का है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का। और मेरा होऊ चोंगबा ये मणिपुर का है। तो मणिपुर को आपको दो देखने को मिले हैं, लामलाई और मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, ये दोनों मणिपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी यानी कि एक तरीके से डिजिटली नीलामी करने के लिए किस संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हैं बैंक सेटअप, बैंक नेट, बैंक ऑक्शन
या बैंक सेटलमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक नेट। बैंक NET याद रखेंगे ये किसके लिए है? संपत्तियों की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि डिजिटल तरीके से नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, यानी कि तरीके से उसको लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह या जो जैसे कि एक तरीके से पोर्टल वगैरह हैं, ये कौन कौन से लॉन्च हुए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। किसने किए? मनोहर लाल खट्टर ने किए। ये ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। चक्षु प्लेटफॉर्म, ये दूरसंचार विभाग का एक प्लेटफॉर्म है। सी बॉक्स पोर्टल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया। ये अन्नपूर्णा देवी ने इसका उद्घाटन किया था। ME डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया? तो मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया, जो कि एक मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो डेविस है ये एक मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको लॉन्च किसने किया? WHO ने किया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप, ये किसने लॉन्च किया? तो गृह मंत्रालय ने किया। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए इनको लॉन्च किया गया। ये आपको पता ही होगा, 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, तो उनके ही अच्छे तरीके से पहुंच बनाने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप, ये 4 ऐप लॉन्च किए गए गृह मंत्रालय के द्वारा। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। नोटरी पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया, जिसके मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। सिटीजन सेंटिनल ऐप, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए केरल ने क्या लॉन्च किया है? तो केरल ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद इसे करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया है। तो इससे पहले ये कहाँ पर लागान्वित थे? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी इससे पहले इसका यूज किया जा चुका है। अब ये तीसरा राज्य है जिसने इसको अपनाया है, सिटीजन सेंटिनल ऐप को। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2025 में DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ DGCA? अवनीश चावला, मदन लोकुर, फैज अहमद किदवई या विपिन कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैज अहमद किदवई। तो हाल ही में फैज अहमद किदवई को DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में और देख लेते हैं DGCA के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित एक दिवस मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? तो 7 दिसंबर को मनाते हैं। 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की। भारत में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम किया गया। अगर हम उड्डयन मंत्री की बात करें तो ये हमारे कौन है? राम मोहन नायडू हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटका का निधन हो गया। इनका किस देश से संबंध है? जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे या स्पेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जापान से है। क्या नाम है इनका? टोमिको इटका, जो कि सबसे बुजुर्ग महिला थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अभी हम एक और देखेंगे इसी संबंधित प्रश्न, वो आगे आएगा। जनवरी 2025 से BRICS का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो बन गया है इंडोनेशिया। इससे पहले इसमें 5 सदस्य थे। 5 सदस्य तो आपको पता ही चल रहा होगा, नाम से पता चल जाता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद में 4 नए और देश जुड़े। वो कौन कौन से हैं? तो ये आपका देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं दिखाता हूँ इधर। 2024 में 4 नए देश और जुड़े, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। इसके साथ साथ अर्जेंटीना भी जुड़ने वाला था, पर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली ने मना कर दिया जुड़ने से। तो ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, तो 9 हो गए टोटल मिलाकर। अब ये 10वां जुड़ा है इंडोनेशिया, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके समिट देख लेते हैं। 2025 का जो ब्रिक्स समिट है वो कौन होस्ट करेगा? तो ब्राज़ील होस्ट करेगा। लास्ट ईयर किसने किया था? तो रशिया ने किया था, यानी 2024 का रशिया ने किया था। 2025 में जो इसका सदस्य देश बना है वो कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। ये आपको याद रखना है। अब बात ब्रिक्स की हुई तो इसके बारे में जानना जरूरी है। 2001 में इसका निर्माण BRIC के नाम से हुआ था, मतलब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में आके जुड़ा। इसका पहला जो समिट हुआ था ब्रिक्स के फॉर्म में, वो कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था। रशिया के येकाटेरिनबर्ग जो शहर वहाँ पर हुआ था। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन
चारों उभरती हुई अर्थव्यवस्था को वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। 2024 में होस्ट किसने किया था इसको? रशिया ने किया था। 1 जनवरी 2024 को 5 नए मेंबर्स जुड़े। ये के हैं यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। अर्जेंटीना ने मना कर दिया जुड़ने से। 2024 का किसने होस्ट किया? 2025 का जो होस्ट करने वाला था वो ब्राज़ील था, बट क्योंकि वो G20 की भी मीटिंग हेल्ड कर रहा था इसलिए उसने मना कर दिया था, इसलिए रसिया के पास चली गई। बट अब 2025 की होस्ट कौन करेगा? तो ब्राज़ील होस्ट करेगा। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर लॉन्च्ड? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर की बात हुई है तो ये कहाँ पर है? एक तरीके से सिक्किम में है। सिक्किम में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? अजय बंगा, रणदीप सिंह, बहादुर सिंह सांगू या फिर राजीव मेहता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बहादुर सिंह बागा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बहादुर सिंह सागू। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं पीटी उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लेते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग बने हैं। नाल्को, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन बने हैं? विजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। आईआरएफसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? मनोज कुमार दुबे बने हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नोएल टाटा बने हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने? तो डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर बनी हैं, जो कि 9वें नंबर की हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभ्युदय जिंदल बनी हैं। HSBC की CFO नियुक्त की गई हैं। ये पहली महिला हैं। इनका नाम क्या है? पाम कौर है। ये भारतीय मूल की हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्र बने हैं। और ये दूसरे भारतीय हैं जो इस पद पर आए हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बने हैं ये दूसरे भारतीय हैं, टीवी नरेंद्रन। AAI के चेयरमैन कौन बने? तो विपिन कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CBI के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? भारत पोल, IND पोल, CBI पोल या BH पोल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A भारत पोल। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CBI के एक पोर्टल को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? भारत पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C उड़ीसा। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है ये कहाँ पर चल रही है? तो ये उड़ीसा में चल रही है। इसके बारे में और देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम मोहन चरण मांझी है, इन्होंने भुवनेश्वर में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 156 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया है, आवंटन किया है। अब कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि फाइनेंशियल एड करने के लिए, यानी कि एक तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकारें दे रही हैं। देख लेते हैं उनके बारे में भी। महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ की सरकार चला रही है। इसमें क्या होता है? 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। लक्ष्मी भंडार योजना, ये इसके अंतर्गत 1,000 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाता है। पश्चिम बंगाल दे रही है इसे। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र चला रहा है। इसमें 1,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। लड़का भाव योजना, ये महाराष्ट्र चला रहा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश चला रही है, मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। CM महिला सम्मान योजना, ये कौन चला रहा है? तो दिल्ली की सरकार चला रही है। इसमें 1,000 रुपये महीना दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश चला रही है। इसमें 1,500 रुपये पर महीना दिया जाता है। CM बहन बेटी स्वावलंबन योजना, ये इसको हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2,500 रुपये पर महीना दिया जा रहा है। और इसको कौन दे रहा है? झारखंड की सरकार दे रही है। हर गृहिणी योजना, इसमें 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। और ये किस सरकार ने चलाई है? हरियाणा ने चलाई है। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने चलाई है। महिला सम्मान योजना, इसमें 1,000 रुपये पर महीना दिया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव रखी है। कहाँ रखी है ये नींव? ये आपको बताना है। अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, न्यू दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसकी नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैंने कहा था आपसे कि ऐसे संबंधित एक और प्रश्न आएगा, तो वो आ चुका है। ऑप्शन है आपके टॉमिको इतका, मिशुआ ओका, इनहा केनाबारो लुकस या जॉन टेनिसफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनहा केनाबारो लुकस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उनका तो निधन हो गया टॉमिको इतका का, जो कि जापान की थी। अब इनके बाद में जो दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है वो कौन बनी है? इनहा केनाबारो लुकस बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर आ गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। तीसरे नंबर पर भारत आ गया है और मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले इस स्थान पर जापान था और जापान को पिछाड़ दिया है, और इस कारण हमारा जो देश है वो तीसरे नंबर पर आ गया है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? वैन वॉज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे सेलिब्रेटेड? 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी या 3 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? ऑर्फन लाइव्स मैटर अब की बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण, मनीष सिंगल, संजय नायर या विपुल कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वी नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इसरो के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अब ये एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38th नेशनल गेम्स? तेजस्विनी, संजीवनी, संयोगिनी या प्रलोभिनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम दिया गया तेजस्विनी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसका ये बताइए इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर क्या है? 38वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उनका शुभंकर क्या है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है? जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो स्कीम है इसका उद्घाटन किसने किया आपको बताना है। ऑप्शन है अमित शाह, ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, राजीव रंजन सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। तो ओम बिरला जी ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक घोषणा की है। इस घोषणा में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि को पढ़ देगा उसको $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदवेत महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? टोडा जनजाति, इरोला जनजाति, कुरुम्बा जनजाति या कुट्टू नाथकन जनजाति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो टोडा जनजाति जो है वो मोदवेत महोत्सव मनाती है। इसकी देख लेते हैं कहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है। तो मोदवेत महोत्सव जो है ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मनाया जाता है और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये इनका एक नववर्ष का उत्सव है, नववर्ष के तौर पर मनाते हैं इसको। यह त्यौहार नीलगिरी में पवित्र मनुपोप मंदिर में मनाया जाता है। दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को यह मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत मंदिर में प्रार्थना के साथ की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, समृद्धि और आप अपने मवेशियों की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? विच हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल? नाड़ी माप, नाड़ी यंत्र, नाड़ी सेवा, नाड़ी तरंगिणी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाड़ी तरंगिणी। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है नाड़ी तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? हु हैज़ डिक्लेयर्ड अनसीजनल रेन एज अ नेचुरल डिजास्टर? केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे किसानों को फ़ायदा होगा। अगर बेमौसम बारिश हो भी जाती है तो किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। जब उनकी 33% से ज़्यादा जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी तो उनको मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी या 8 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को क्या मनाया गया? अर्थ रोटेशन डे मनाया गया। तो हर साल
तो हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1851 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञान लियोन फैकोल्ट ने अपने एक मॉडल से साबित किया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। 8 जनवरी 1851 के दिन इन्होंने पृथ्वी के घूमने के तरीके को जनता के सामने प्रदर्शित किया था। इसीलिए हम 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमने अभी तक देखे हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। और 1 तारीख को ही हम क्या और मनाते हैं? साथ के साथ हम DRDO डे भी मनाते हैं। तो याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे भी मनाते हैं। इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। 2 जनवरी को हम वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाते हैं। 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। और 6 तारीख को हम गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, जिसको हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमने 6 जनवरी को क्या मनाया था? तो 6 जनवरी को हमने वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे भी मनाया था हमने, इसको भी याद रखना है। वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे भी मनाया था हमने, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने देखा था 8 तारीख को हमने क्या मनाया है? तो 8 तारीख को हमने क्या मनाया है? तो हमने 8 तारीख को मनाया है 8 तारीख को हमने मनाया है अर्थ रोटेट डे। अर्थ रोटेट डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? लाहौर, हनोई, ढाका या गाजियाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वियतनाम का हनोई जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इसके साथ ही हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।